बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, जिस तरह यहाँ अब इंटरनेट पे या वर्चुअल माध्यम से जो चुनाव होना है, तो क्या लगता है विपक्षी दलों के लिए कितना स्पेस है, कितना आसान होगा और कितनी मुश्किल होगी वर्चुअल माध्यम से रैलियां करना, अपने मतदाताओं से संपर्क करना? क्या चुनौती मानते हैं आप? इस विषय में मुझे ये कहना है कि ये सही है कि कोरोना का प्रकोप आ सकता है, तो ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बन जाती है, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो या किसी पार्टी का लीडर हो, कि हम अपनी जनता को सुरक्षित रखें, उनका कोरोना से बचाव करें। लेकिन जो विषय आपने कहा है, उस विषय पे हमारा ये कहना है कि हमारे जो इस प्रदेश में जो जिस पार्टी की सत्ता है, देश में जिस पार्टी की सत्ता है, वो ये काफ़ी पहले से ये सोच रहे थे, जब ये कोरोना की फिर तीसरी लहर का तो उन्होंने पूरी तरह से अपनी तैयारी कर ली, क्योंकि सत्ता में हैं, हर साधन है उनके पास। लेकिन विपक्ष में जो पार्टियां हैं, उनके पास ना तो उतने साधन हैं और ना वो उतने साधन जुटा सकते हैं। भाई शहर में तो आदमी के पास टीवी है, मोबाइल है, तो कर सकते हैं, लेकिन देहात में आज 70 से 80% जनता देहात में रहती है और उस 70% में से मुश्किल से 20 या 25% ऐसे लोग होंगे जिनके पास ये साधन मुहैया होंगे कि जिससे ये लोग किसी भी पार्टी का नेता अपनी बात उन तक पहुंचा सके। बकाया 35 से 40% ऐसे लोग हैं कि उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है। तो ये सरकार को व्यवस्था करना चाहिए, चूँकि सरकार उनकी है, लेकिन सरकार पे सबका अधिकार है। किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, विरोध में कोई पार्टी हो, लेकिन सरकार सबकी है। तो उनको सामूहिक रूप से मेरा कहना है कि ये जो अपने लिए वो व्यवस्था कर रहे, उन्हें सब सार्वजनिक रूप से ये व्यवस्था कराना चाहिए और एक स्थल बनाना चाहिए कि भाई ये स्थान तय कर दें और वहाँ हर पार्टी का व्यक्ति अपनी अपनी बात रखने का उसे समय दिया जाए, ताकि क्योंकि सरकारी साधन सबके होते हैं, तो वो सरकार से ये व्यवस्था होना चाहिए। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, तो सब कुछ ज़्यादातर चीज़ वर्चुअल होंगे। तो बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में जहाँ इंटरनेट हर आदमी के एक्सेस में नहीं है, मोबाइल सेट महंगे नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही है, आप अपने मतदाताओं तक पहुँच पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो असमानता हो गई है, बड़े और छोटे के रूप में हो गई है। एक्चुअल पैसे वालों ने कब्जा कर लिया है राजनीति पर। अब यहाँ हम जैसे छोटे दलों को मौका नहीं मिलता, और मिल भी जाए तो बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के। अब आप ये देखें, वर्तमान में जो चुनाव आयोग ने फैसला लिया है, इसमें हम लोग रैलियाँ भी नहीं कर पाएंगे या सभाएँ भी नहीं कर पाएंगे। ये डिजिटल बता रहे हैं कि डिजिटल हम लोग अपनी बात को मतदाता तक पहुँचाएँ, मतदाता के पास। अब आप ये बताओ कि गाँव में 4G कितने मोबाइल होंगे, उनके पास जो जितना डाटा बढ़ गया है, ये डाटा का पैसा बढ़ गया है जो हम लोग चार्ज करवाते हैं, ये जियो का 28 दिन का 84 दिन का 750 रुपये हो गया है। जहाँ गांव में खाने को पैसे ना हो, वहाँ आप 4G और ये सब डाटा और ये सब क्या है ये। हम अपनी बात को कैसे गांव तक पहुँचाएं, इसका ध्यान नहीं रखा गया है। जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, सपा बसपा है, इन लोगों के पास व्यवस्थाएं हैं, इन लोगों के पास संसाधन हैं। ये चाहें तो अपने अपने लोगों के पास 4G भी दे सकते हैं, उनका डाटा भी दे सकते हैं, खर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास नहीं है। चुनाव आयोग को चाहिए कि अगर समानता वास्तव में चुनाव आयोग निष्पक्षता चाहती है या निष्पक्ष है, चुनाव आयोग के सामने हम और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, छोटी पार्टियां सब बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम भी राजनीतिक दल हैं। तो इसमें मेरा तो सुझाव ये है कि कम से कम जब तक चुनाव हो रहा है या चुनाव के पीरियड में जितने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों में ये कनेक्शन का डाटा फ्री कर देना चाहिए आयोग को। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में हम अपनी बात कैसे पहुँचाएँ, उसके लिए है तो जो ग्राम पंचायत है या ग्राम सचिवालय जो है, तो ग्राम सचिवालय में ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि बड़ी स्क्रीन लगा के
हम लोगों को समय देना चाहिए, जितने भी प्रत्याशी खड़े हों उन लोगों को समानता से और ऐसा समय देना चाहिए कि हम अपनी बात उतने ही तरीके से पहुंचा सकें जितने बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां पहुंचा सकती हैं। देखिए, वोट पर अधिकार हमारा उतना ही है जितना बड़ी पार्टियों का है। तो जो ये असमानता और जो ये नियम कानून लगाए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये हम लोगों के लिए उचित नहीं है और ये पारदर्शिता नहीं है चुनाव आयोग की। दीपक चंद्र जी, बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में डिजिटल माध्यम से जो प्रचार होने जा रहा है या होगा, इसकी चुनौतियाँ क्या देखते हैं आप? क्या हर आदमी तक ये एक्सेस हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक अगर बुंदेलखंड की बात है तो बुंदेलखंड की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर, यहाँ के लोगों का रहन सहन किसी से छिपा नहीं है। और जहाँ तक वर्चुअल रैली या डिजिटल रैली की बात हो रही है तो निश्चित रूप से इसमें 100% लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। अगर कोई किसी राजनीतिक दल का समर्थक है लेकिन आर्थिक रूप से विपन्न है, वो डाटा अपना नहीं करवा सकता है या उसके पास मान लीजिए मल्टीमीडिया फ़ोन नहीं है, तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि वो कैसे वर्चुअल रैली में या डिजिटल उसमें वो शामिल हो सकता है। भले ही उसकी आस्था उस राजनीतिक दल के प्रति हो, भले ही वो उस नेता को सुनना चाहता हो, लेकिन उसके आर्थिक जो विपन्नता है वो उसको अनुमति नहीं देती है कि वो अपने नेता को सुने या उस रैली में शामिल हो। जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक दल आर्थिक रूप से सक्षम है, जो राजनीतिक दल आर्थिक रूप से समर्थ है या जो कैंडिडेट आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, वो उनको डाटा भी पहुंचाएंगे, वो उनको मोबाइल भी पहुंचाएंगे। लेकिन जो सिद्धांतों की राजनीति पे चलते हैं, जो आदर्श की राजनीति पे चलते हैं और जो कैंडिडेट कुछ ऐसे भी हैं जो इतना खर्च को वहन नहीं कर सकते, वो कैसे अपने समर्थक तक पहुंचेंगे, इस पे चिंतन होना, मनन होना बेहद ज़रूरी है। दूसरी जो आपने बात कही है, हमारे ग्रामीण इलाकों में 120 किलोमीटर झांसी की सीमा अधिकतम लगती है, जो जिला जालौन के पास है। पूरा झांसी मध्य प्रदेश से सराउंडिंग है, पूरे झांसी ज़िले की अगर हम बात करें। और कभी कभी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पे भी हमारे मोबाइल के नेटवर्क नहीं मिलते हैं, हमारा मोबाइल नॉट रीचेबल बताता है। अब ऐसे में ये सवाल किससे पूछा जाए कि जब मोबाइल नॉट रीचेबल बताएगा, नेटवर्क नहीं आएगा, तो वो डाटा कैसे चलाएगा और कैसे वो उस रैली में शामिल होगा? चुनाव आयोग हो, सरकार हो या राजनीतिक दल हो, इन बिंदुओं पे भी उन्हें चिंतन करना चाहिए था। अभी भी समय है, वो चिंतन करके इसका रास्ता निकाल सकते हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मतदाता इस चुनाव में अपनी 100% भागीदारी निभा सके।